हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 3 सितंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एडिटोरियल्स भी इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यू शुड मस्ट वॉच द एंटायर वीडियो डिस्कशन बिकॉज दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ द थिंग अबाउट द इंडियन एक्सप्रेस कि यू विल गेट मल्टीपल वेराइटी ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आपको अलग अलग डायमेंशन के इसमें आर्टिकल्स मिलते हैं। अब जैसे द हिंदू की अगर हम बात करें तो उसमें JNK और NS जो NRC है, CA है, तो वो अभी तक उससे बाहर नहीं आ पाए हैं ना। तो मतलब आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, वो समस्याएं हैं, चीज़ें हैं, लेकिन मतलब यहाँ पे हमको एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से, क्योंकि दिस इज़ द न्यूज़पेपर विच इज़ सोल्यूशन ओरिएंटेड। ठीक है, तो हमको इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपको रोज़ ये न्यूज़ डिस्कशन सुनना चाहिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, आपको लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक, जेन्यून फीडबैक आप दीजिए। ठीक है, जेन्यून फीडबैक, एंड इफ़ यू आर हैविंग कोई आपको जेन्यून कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू वीडियो डिस्कशन, लेक्चर से रिलेटेड डाउट्स यू कैन आस्क। ठीक है, एंड बाकी एक वॉइस का इशू था, तो कल मैंने चेक किया था वॉइस का, तो आज हम अभी बिना माइक के देख लेते हैं। ठीक है, विदाउट माइक हम एक बार बताना कि कुछ वेरिएशन लग रहा है वॉइस में या नहीं, तो फिर मैं बिना माइक के ही वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है, गवर्नमेंट बैन्स 118 मोर ऐप्स विद चाइना लिंक्स। तो पबजी इन बैन लिस्ट, इंडिया टॉप्स डाउनलोड्स। ठीक है, तो ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा 50 मिलियन से ज़्यादा, मतलब 33 एक्टिव यूज़र्स थे इसके, 33 मिलियन, और इतने सारे जो है अभी इसको बैन कर दिया गया है। एंड the apps banned in this round include utility apps by Beijing headquarter APU's group, popular business card scanning app Camcard। तो ये सारी जो ऐप हैं, WeChat Work, सर्च इंजन Baidu, एंड गेम्स सच एज गेम ऑफ सुल्तान, राइज ऑफ किंगडम, चाइनीज गेम जायंट, टेंसेंट होल्डिंग्स डेवलप्ड PUBG। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, बैन हो गए हैं इंडिया में। एंड अभी 20 जून को क्या हुआ था, क्लैश हुआ था बिटवीन इंडियन सोल्जर्स एंड चाइनीज के जो ट्रूप्स थे PLA के, और वहाँ पे फिर उसके बाद हमारे जो 20 जो सोल्जर्स थे उनके वो शहीद हो गए थे। फिर हमने 59 ऐप्स इंक्लूडिंग टिकटॉक को बैन किया था। तो जो न्यू फ्लैश पॉइंट उभर के आए हैं चाइना और इंडिया के बीच में आफ्टर गलवान वैली, और ये नॉर्दर्न जो बैंक था पेंगोंग सो का, तो इसके अलावा ये जो स्पांगुर सो है। ठीक है, तो स्पांगुर सो क्या है, लेकिन चाइना स्पांगुर सो ऑल्सो कॉल्ड, इसको मोल्डो भी बोलते हैं, द सॉल्ट वाटर लेक इन वेस्टर्न जो TAR है, तिब्बतन ऑटोनमस रीजन है। टू द वेस्ट ऑफ द लेक लाइज द स्पांगुर गैप है, एंड द नॉर्थ में इसके क्या है, पेंगोंग सो है। ठीक है, तो ये जो मोल्डो की यहाँ पे चाइनीज साइड ऑफ LAC यहाँ पे मीटिंग होती है, और ये स्पांगुर सो, ठीक है, ये लेक है, और यहाँ पे ये पेंगोंग सो है 135 किलोमीटर लेक, जो क्या है फ्रीज हो जाती है विंटर्स में। और बाकी यहाँ पे हमारा जो मीटिंग का पॉइंट है ये चुसुल, ये दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो रेजांगला पास और रेंगला पास जो है वो भी यहीं पे लोकेटेड है। ठीक है, ये सारे, तो यहाँ पे ये सारे कंटेंशन, मतलब अभी जो बोल रहे हैं कि हमने रिगेन कर लिया, जो चाइना ने यूनिलैटरली स्टेटस को चेंज करने की यहाँ पे कोशिश की थी 29 एंड 30 अगस्त के मिडनाइट में, बिटवीन मतलब दीज डे। तो हमने दोबारा अपने जो ट्रूप्स हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं, ताकि आगे मतलब कुछ एस्केलेशन ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ है, लोकेशन वाइज भी आपको पता होना चाहिए, और ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि स्पांगुर गैप कहाँ पे, और ये मिडिल सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है न्यूज़ वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ठीक है, इंडियन मूव्स इन चुसुल सेक्टर एम्ड एट फोर्सिंग कंप्लीट चाइना पुल बैक। ओके, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है दैट इज़ रिलेटेड टू, वेट, मिशन कर्मयोगी। ओके, तो मिशन कर्मयोगी जो है गवर्नमेंट का मैसिव प्लान है टू ट्रेन स्किल हैव आइडियल सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट्स के लिए ये है, सिविल सर्विसेज ऑफिसर विल बी स्किल्ड एंड ट्रेंड अक्रॉस द कंट्री, मिशन कर्मयोगी। ठीक है, मिशन कर्मयोगी बोला जा रहा है इसे, या फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग will be steered by 4 new bodies and will be available for civil servants from the rank of assistant section officer to secretary। ठीक है, तो assistant section officer जो ASO है उससे लेके secretary लेवल के लिए, मतलब पूरी सर्विसेज में ये होंगे। the new entities will be a prime minister's public human resource council and a capacity building commission होगा ये। ठीक है, capacity building commission, a special purpose vehicle that will own and operate the digital assets
एंड टेक्नोलॉजीज प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग, ठीक है। तो डिजिटल एसेट्स एंड टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म होगा फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड अ कोऑर्डिनेशन यूनिट विच विल बी हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी इसको कौन हेड करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। और इसके लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग जो प्लेटफॉर्म है वो भी बनाया गया है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, ठीक है। आईजीओटी क्या है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म विल बी डेवलप्ड फॉर द प्रोजेक्ट। और मिशन कर्मयोगी इज एन एंडेवर टू रिकारनेट अ गवर्नमेंट सर्वेंट एज एन आइडियल, और देख लेते हैं क्या है, कर्मयोगी टू सर्व द नेशन enabling him to be creative, to be constructive, to be proactive and technically empowered। and ये प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि this program will radically improve the human resource management practices in the government, ठीक है। जो human resource practices है गवर्नमेंट में वो काफ़ी ज़्यादा improve हो जाएंगी इससे, and will use scale and state of the art infrastructure टू ऑक्यूमेंट द कैपेसिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट्स की मतलब जो कैपेसिटी है, स्किल्स है, उनको जो ह्यूमन रिसोर्स है तो उसमें ये सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट होगा। और जो पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल है तो ये भी हेड की जाएगी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही चेयर की जाएगी। एंड विल हैव सेलेक्ट यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होंगे इसमें। और जो एमिनेंट एकेडमिक्स है, एचआर प्रैक्टिशनर्स हैं, ग्लोबल थॉट लीडर्स एंड पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज हैं, ये सारे इसके मेंबर होंगे। एंड इट विल बी द टॉप बॉडी दैट विल प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन टू द टास्क ऑफ सिविल सर्विसेज, ठीक है। जो सिविल सर्विसेज के जो रिफॉर्म हैं ये रिफॉर्म लाएगी उसमें सिविल सर्विसेज में। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड अप्रूव एंड मॉनिटर टू द कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स, तो ये सारे कार्य इसके होंगे इस बॉडी के। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पे हमने कल ही डिस्कस कर लिया था वैसे, डिफेंस मिनिस्टर इन मॉस्को। तो ये जो राजनाथ सिंह है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, तो 3 दिन की विजिट पे है रशिया में। एंड वेयर ही विल अटेंड अ मीटिंग ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट फॉर रिविजन यू शुड नो कि कब इसका फॉर्मेशन हुआ था और कौन कौन इसके मेंबर हैं। तो 15 जून 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। कहाँ पे, शंघाई चाइना में, ठीक है। लेकिन जो इसका हेडक्वार्टर है वो डिफरेंट जगह पे, वो बीजिंग में है, ठीक है। इसके अंतर्गत ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्या बोला जाता है, रैट्स बोला जाता है, यानी कि रीजनल, ये टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, ठीक है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर अलग से ताशकेंट में है, उज्बेकिस्तान में। तो जब ये 15 जून 2001 को इसका फॉर्मेशन हुआ था तो अब इसको S5 के नाम से बोला जाता था, ठीक है, S5 मैकेनिज्म। क्योंकि यहाँ पे जो शंघाई में जो 5 कंट्रीज थी इंक्लूडिंग चाइना एंड कजाकिस्तान, किर्गिस्तान रिपब्लिक एंड रशिया एंड तजाकिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना एंड रशिया, ठीक है। तो इन 5 ने क्योंकि इसका फॉर्मेशन किया था, फिर बाद में इसमें क्या ऐड हो गए थे, उज्बेकिस्तान एंड इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी ये 8 कंट्रीज है इसमें और 4 ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। तो वो बताए थे मैंने 4 ऑब्जर्वर, आप बता सकते हो कौन से हैं। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। कोविड-19 से रिलेटेड है, केसेस बढ़ रहे हैं। देन क्वेश्चन आवर्स आउट, 0 आवर कर्टेल्ड इन सेशन अमिड कोविड, ठीक है। तो क्वेश्चन आवर्स जो है इसको पूरी तरह से हटा दिया है। इसी के बारे में हम पूरा जो आर्टिकल है वो एक्सप्लेन सेक्शन का वो पढ़ेंगे। देन जो नेक्स्ट न्यूज़ है, स्टीडी डिक्लाइन इन फार्म सेक्टर सुसाइड्स फ्रॉम 2016 टू 2019 NCRB डाटा शोज, ठीक है। तो कल भी ये न्यूज़ आई थी, कल जो आई थी एक्सीडेंटल, मतलब जो डाटा होता है तो एक्सीडेंटल डेथ का जो डाटा होता है तो वो भी NCRB के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि जो फार्म सेक्टर में सुसाइड है, आत्महत्या के केसेस हैं हमारे किसानों ने, मतलब वो उसमें कमी आई है ना। तो यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है कि सुसाइड इन फार्म सेक्टर्स बाय फार्मर्स एंड लेबरर्स, तो 2016 में 6270 थे एंड 2019 में 5957 ही मतलब सुसाइड हुए हैं, है ना। इट्स अ ह्यूज, बट मतलब ये है कि डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो सुसाइड देखने को मिल रहा है, सुसाइडल जो स्टेट है वो सदर्न स्टेट है हमारे, ठीक है। जो हायर प्रोपेंसिटी है टू कमिट सुसाइड इन सदर्न स्टेट्स, तो यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र के बाद देखने को मिल रहा है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे तेलंगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ज़्यादा केसेस हैं सुसाइड के। देन हम NCRB के बारे में देखेंगे, ठीक है। NCRB देख लेते हैं पहले NCRB के बारे में ही, सॉरी।
एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ठीक है, 1986 में ये सेटअप हुई थी, 1986 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू फंक्शन एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो क्राइम और क्रिमिनल्स से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन में जो एजेंसी हैं हमारी उनको मदद करे, तो ये इन्फॉर्मेशन एक रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करती थी 1986 से और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। तो सेटअप बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, ठीक है। तो किसकी रिकमेंडेशन पे सेटअप की गई? नेशनल पुलिस कमीशन एंड एमएचएस टास्क फोर्स 1985, ठीक है। एनसीआरबी ब्रिंग्स आउट द एनुअल कॉम्प्रिहेंसिव स्टैटिक्स ऑफ क्राइम अक्रॉस कंट्री, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के नाम से अपनी रिपोर्ट जो है रिलीज करती है। 1953 से पब्लिश हो रही है रिपोर्ट, एंड द रिपोर्ट सर्व एज अ क्रूशियल टूल इन अंडरस्टैंडिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अक्रॉस द कंट्री। ओके, देन ये इंडियन एक्सप्रेस में ही ये न्यूज़ थी कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट थी एक्सीडेंटल डेथ्स पे ये अपनी रिपोर्ट देती है, सुसाइड्स पे देती है ना, जैसे फार्म सुसाइड्स थी। तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो इन्होंने 2018 के जो फिगर थे लास्ट ईयर, तो ये बोला है कि उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं जो एक्सीडेंटल और सुसाइडल केसेस हैं, वो ज़्यादा हुए हैं, बढ़ गए हैं। तो सुसाइड्स इन कंट्री वेंट अप स्लाइटली फ्रॉम इतने से इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। एंड द मोस्ट वर ऑफ डेली वेज अर्नर्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डेथ जिनकी हो रही है, जो दैनिक मजदूरी से जो कमाते हैं, तो वो हैं। एंड ओवर हाफ वर हाउस वाइफ्स, तो इसमें कुछ फीमेल्स भी हैं, ठीक है, 41,493। मोस्ट सुसाइड्स बाई अनएम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। केरला में सबसे ज़्यादा सुसाइड देखने को मिल रहे हैं और अनएम्प्लॉयड पर्सनस के द्वारा। एंड मोस्ट सुसाइड्स बाय दोज इन बिजनेस एक्टिविटीज़, जैसे महाराष्ट्र में। और सुसाइड रेट्स जो सिटीज़ है वाज हायर कंपेयर टू द ऑल इंडिया एवरेज। तो ये चीज़ें हैं। और मोस्ट केसेस ऑफ मास फैमिली सुसाइड्स वर रिपोर्टेड फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है, देन आंध्र प्रदेश, केरला, पंजाब एंड राजस्थान, ये हम देख चुके हैं। देन एक्सीडेंटल जो डेथ हो रही है ये भी इंक्रीज हुई है बाय 2.3%। और द मोस्ट कैजुअलिटी ऑफ 30.9 वर रिपोर्टेड इन द 30 से जो 45 साल के जो ग्रुप है, ठीक है, उनको कैजुअलिटी मतलब उनकी डेथ ज़्यादा हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये रिपोर्ट आप डाटा का स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर कहीं पे ऐड करना हो। तो नेक्स्ट जो एक न्यूज़ है, जो प्लेसेस इन न्यूज़ है, तो क्रीट आइलैंड जो था ये न्यूज़ में था, ठीक है। ये ग्रीक आइलैंड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये है। क्रीट बिकेम पार्ट ऑफ ग्रीस इन दिसंबर 1913 एंड इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एजियन सी, ठीक है। एजियन सी जो है सेपरेटिंग द एजियन फ्रॉम द लेबियन सी, ठीक है। तो यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो क्रीट है, ठीक है, सी ऑफ क्रीट। तो ये क्या करता है, एजियन सी को ये सेपरेट करता है, एजियन सी फ्रॉम द लिबियन सी, ठीक है। यहाँ पे ये ब्लैक सी है और यहाँ पे ये एजियन सी है और ये सी ऑफ क्रेट है, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट थी इसमें। देन ये भी इंडियन एक्सप्रेस की ही कल की न्यूज़ थी जो इकोनॉमिक सेक्शन में थी। बहुत लंबी वीडियो बन जाती अगर ये भी पढ़ाती मैं, तो है ना। तो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट जो था, GTAM, ग्रीन टर्म मार्केट अहेड, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी लॉन्च्ड एज अ फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड ग्रीनिंग द इंडियन शॉर्ट टर्म पावर मार्केट, ठीक है। तो GTM क्या काम करेगा, ये एक अल्टरनेटिव न्यू मॉडल है टू इंट्रोड्यूस फॉर सेलिंग ऑफ द पावर बाय द रिन्यूएबल डेवलपर्स इन द ओपन मार्केट विदाउट गेट इनटू लॉन्ग टर्म जो PPA, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि जो पब्लिक प्राइवेट के थ्रू जो मतलब अग्रीमेंट होते थे, तो उसके लिए मतलब रुकना पड़ता था काफ़ी ज़्यादा, उसमें इट वाज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन अभी ये हो जाएगा कि ये डायरेक्ट जो है रिन्यूएबल डेवलपर्स के द्वारा ओपन मार्केट विदाउट गेटिंग द लॉन्ग टर्म। तो ट्रांजेक्शन होंगे इसमें थ्रू GTAM विल बी बायलैटरल नेचर विद क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग बायर सेलर्स। और ये क्या होंगे, इनके कॉन्ट्रैक्ट जो होंगे वो सेग्रीगेट होंगे इनटू सोलर RPO एंड नॉन सोलर RPO। एनर्जी शेड्यूल थ्रू GTM कॉन्ट्रैक्ट शेल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड RPO, ठीक है। तो ये चीज़ है। और ये कुछ सिग्निफिकेंस एंड बेनिफिट्स हैं इसके कि ये क्या काम करेगा, जैसे जो RE मर्चेंट होते हैं, RE कैपेसिटी जो होती है एडिशन, उसको मतलब प्रमोट करेगा। और जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी एडिशन है वो भी टारगेट करेगा कंट्री में। और जो GTM प्लेटफॉर्म विल आल्सो लीड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। जो RE सेक्टर है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है वो भी बढ़ेंगे। एंड इट विल आल्सो बेनिफिट्स जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेलर्स है बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू पैन इंडिया मार्केट, ठीक है। अब गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि 175 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है कैपेसिटी, वो उसको अचीव करना है 2022 तक। एंड एज अ सिग्नेटरी टू पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट 2016 के हम सिग्नेटरी हैं, India has committed to install 40%, that is 450 gigawatt renewable capacity by the year of 2030, ठीक है।
नेक्स्ट जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री जो है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री, ये CSIR एंड CMERI ने डेवलप किया है, विच इज़ इंस्टॉल्ड एट CSI सिमरी रेजिडेंशियल कॉलोनी दुर्गापुर, एंड इट हैज़ द एनुअल कैपेसिटी टू जनरेट 12,000 to 14,000 यूनिट्स ऑफ क्लीन एंड ग्रीन पावर। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एक्सपोजर देगा ऑफ ईच सोलर PV पैनल टू सनलाइट एंड ऑल्सो क्रिएशन ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ शेडो एरिया बीनीथ। ओके, तो ये है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, 5 UNSC मेंबर्स टू ब्लॉक पाकिस्तान मूव टू लिस्ट 2 इंडियंस एज ग्लोबल टेररिस्ट। ठीक है, तो ग्लोबल टेररिस्ट जो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक कमेटी है। ठीक है, इसमें क्या सैंक्शन कमेटी है जिसको 1267, इसमें क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने किसको किया था, जैश ए मोहम्मद को किया था, मसूद अजहर जो चीफ था जैश ए मोहम्मद का, मसूद अजहर। ठीक है, तो उसको हमने डेजिग्नेट करवाया था 126 जो सैंक्शन कमेटी है उसके द्वारा। तो अभी इंडिया के जो 2 इंडियन नेशनल हैं, ठीक है, तो उनको मतलब पाकिस्तान और चाइना ने मिलके क्या किया था कि वो कोशिश कर रहे थे कि इनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। जो पेशावर में जो अटैक हुए थे, तो ये बोला जा रहा है कि ये इन्होंने कराए थे। और सॉफ्टवेयर डेवलपर है अंगारा, क्या नाम है इनका, यहाँ पे देख सकते हो, गोविंदा पटनायक, दुग्गू वलसा एंड अप्पाजी अंगारा। ठीक है, तो ये है अभी। लेकिन क्या है, हमारे साथ 5 कंट्री एक साथ आई हैं, US UK एंड जर्मनी एंड बेल्जियम एंड फ्रांस। ठीक है, तो US UK फ्रांस तो आपको पता है परमानेंट मेंबर है, और जर्मनी बेल्जियम, ये क्या है, जर्मनी बेल्जियम ये नॉन परमानेंट मेंबर है UNSC के। ठीक है, तो ये हमारे सपोर्ट में आए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। एंड NCB के बारे में मैंने बताया था, वो 10 से 10 to 14 मिनट का वीडियो है, एंड मैंने 5 से 6 बॉडीज़ के बारे में उसमें बताया, ED CBI एंड NBC NCCI NCLAT एंड SEBI। ठीक है, तो यू शुड मस्ट वॉच दैट वीडियो, इसके बारे में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं, तो हम एडिटोरियल्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ये जो एडिटोरियल है डिज़र्व्ड रिप्राइव, तो ये जो AGR का इशू है उससे रिलेटेड है। अब AGR का इशू हमने बहुत बार डिस्कस किया, लेकिन अभी ये बार बार ही न्यूज़ में रहता है। अब ये कल इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपनी जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अब जो टेलीकॉम कंपनीज़ है, टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं, उनको 10 साल का टाइम दिया गया है कि वो जो अपना AGR ड्यू है उसको पे कर सकते हैं। ठीक है, AGR ड्यू को पे करने के लिए 10 साल का टाइम दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो था, तो इन्होंने ये बोला था कि एटलीस्ट 10 से 15 या 15 से 20 साल मतलब दे दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, 10 years इज़ मोर देन सफिशिएंट, है ना। तो ये चीज़ है। अब AGR होता क्या है, AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू होता है, और इसमें क्या है, मतलब काफ़ी टाइम से ये मतलब पूरा 2005 से ये इशू स्ट्रेच होता जा रहा है। और कोर्ट में जाने के बाद फिर क्या था, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे, क्योंकि सरकार और जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उनके बीच में क्या नहीं हो रहा था, कंपनियां, है ना, तो उनके बीच में अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, एक प्रॉपर जो कंसेंसस बिल्ड होता है वो नहीं हो पा रहा था, इस वजह से ये पे नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद फिर कोर्ट में केस चला गया, तो फिर क्या हुआ कि अभी तक ये पेंडिंग में ही है, और अभी बहुत ज़्यादा, ये डबल से ज़्यादा ये अमाउंट इनका हो गया है। और अगर एक साथ ये पे कर देते तो क्या होता कि सारे जो मतलब एक मोनोपोली मार्केट में क्रिएट हो जाती, क्योंकि अभी क्या है, जियो का तो मतलब सही चल रहा है, जियो अभी न्यूली आया है मार्केट में, और इन्होंने अपना ऑलरेडी पे भी कर चुका है। लेकिन इसके अलावा जैसे वोडाफोन आइडिया है, एयरटेल है, ठीक है, तो इनको मतलब बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब जैसे एयरटेल है, तो एयरटेल सपोज AGR होता क्या है, पहले मैं वो बता देती हूँ, है ना। तो AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है कि मतलब हमको क्या देने पड़ते हैं, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उनको लाइसेंसिंग फ़ी, और क्या देना पड़ता है, जो स्पेशल यूजेस चार्जेस होते हैं, स्पेशल यूजेस चार्जेस एंड लाइसेंसिंग फ़ी। ठीक है, तो अगर जैसे कि इंडिया में अगर क्या करना पड़ रहा है, इंडिया में अगर उनको अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, अपने जो सर्विसेज है वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने हैं, तो उसके बदले में उनको हमने, क्योंकि 1999 से एक रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अपनाया था, ठीक है, जिसमें कि जो अगर ये कंपनियां यहाँ पे काम करती हैं तो इसको बदले में गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा, रेवेन्यू का शेयर देना पड़ेगा। सपोज़ हमारे पास अभी सब लोग ऑलमोस्ट क्या यूज़ कर रहे हैं, जियो यूज़ कर रहे हैं ना, तो जियो में एक डाटा होता है, मतलब एक पैकेज है 28 डेज़ का, जिसमें आपको 2 GB का एक डाटा मिलता है। ठीक है, 2 GB का डाटा मिलता है, अनलिमिटेड कॉल्स आपको मिलती है,
वो कितने का होता है, 249 समथिंग होता है, 249। तो अगर आप 249 का आप 10% अगर निकालें तो ये लगभग 24.5% ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि 25 जो ये रुपए हैं, तो ये किसको जाएंगे, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है, यानी कि सरकार को इसमें से 249 हमने दे दिए इनको, जियो को, ठीक है। बाकी ये जो 25 है ये रुपीज़ किसको जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को ये जाएंगे, ओके। तो ये रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल है, और इसमें मतलब पहले जो था, पहले इसको 15% रखा गया था, फिर 13% किया गया, फिर 2010 में 8% किया गया, और अभी सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप मार्च 2022 तक इसको क्या कर दो, मार्च 2021 तक, 31 मार्च तक क्या कर दो, इसको पे कर दो 10%, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 10% कर दो इनका पे। तो ये चीज़ है। अब अब इसी चीज़ पे मतलब प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो रही थी, क्योंकि जो टेली कम्युनिकेशन है, मतलब जो ऑपरेटर्स हैं, उनका ये कहना था कि जो कोर सर्विसेज है केवल वो उसी के ही चार्जेस देंगे। कोर सर्विसेज मतलब कि जैसे हमने ये मोबाइल में अपना रिचार्ज कराया, इंटरनेट का, कॉलिंग के लिए डाटा प्लान ये सब लिया है ना, तो ये कोर सर्विसेज में आ गई। लेकिन आपने कुछ ऐसी सर्विसेज भी देखी हैं, जैसे आपने जो एयरटेल या फिर आइडिया वोडाफोन के आपने देखे होंगे, बहुत सारे जो प्लेयर्स होते हैं गेम्स में, तो उन्होंने टी शर्ट वगैरह भी पहनी रहती हैं कि स्पॉन्सर्ड बाय एयरटेल, स्पॉन्सर्ड बाय जियो, ये सी। तो उनसे भी उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो सरकार का ये कहना था कि जो आपको यहाँ से भी, यानी कि जो नॉन कोर सर्विसेज हैं, नॉन टेलीकॉम सर्विसेज हैं, तो वहाँ से भी जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है तो उसका भी आप शेयर दीजिए, ठीक है। तो इन्हीं दो चीज़ों पे डिस्प्यूट था बिटवीन गवर्नमेंट, मतलब टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स, और जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनके बीच में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या था। एंड तो अब इससे क्या हुआ है कि ये स्टैगर पे आउट्स इसे बोला जा रहा है। स्टैगर पे आउट्स मीन्स कि अब मतलब आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट में आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एनुअल इंस्टॉलमेंट आप शुरू कर दीजिए उसके बाद मार्च 2022 से, ठीक है। एंड सो फार भारती एयरटेल हैज़ रिपोर्टेडली पेड ₹18,000 करोड़, एंड अभी भी उसका ड्यू है, लेकिन है ना। और जो वोडाफोन आइडिया है उन्होंने ₹7,800 करोड़ ही पे किए हैं, और 254 करोड़ अभी उनके पास ड्यू है। एंड अलाउइंग टेलीकॉस टू स्टैगर पे आउट्स, 10 ईयर्स का पीरियड दिया गया है, लिमिटिंग देयर इमीडिएट कैश फ्लो, ठीक है। तो इतनी जल्दी वो कहाँ से मतलब लॉस में आ जाएंगे। अब जैसे काफ़ी टाइम से हम लोग एयरटेल और जैसे आइडिया के यूज़र थे बहुत सारे, तो वो जियो ने जब मतलब पूरे अपनी जो सेवाएं थी वो बिल्कुल चीप प्राइजेस पे उन्होंने देनी स्टार्ट की, तो फिर लोगों ने बोला कि अभी तक मतलब आइडिया और एयरटेल को क्या हो गया, ये लोग अपने जो प्राइसेस है ये अभी तक चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना, तो इतना महंगा हम क्यों ले। तो सब ने पोर्ट करा लिया किसमें, जियो में। तो अब ये अगर ऐसा करेंगे कि मतलब एयरटेल वाले यूज़र से चार्जेस नहीं लेंगे तो ये कहाँ से पे करेंगे। तो इसलिए सारा जो महंगाई वगैरह है जितना है, मतलब प्लान्स जो इनके महंगे रहते हैं, तो वो इसी वजह से रहते हैं। And while the verdict does ease the immediate stress on the operators, there continue be doubts over Vodafone Idea's future, ठीक है। इनके फ्यूचर का भी पता नहीं है क्योंकि precarious financial position में ये है, and this is turn raises concern over the telecom sector in India morphing into a duopoly with one very strong player, ठीक है। तो जियो अभी एक मोनोपोली इसकी क्रिएट हो सकती है, and while Vodafone Idea's continued existence may well depend on its promoters, तो जो इनके promoters है क्या पता वो मतलब कोशिश करें कि ये सही हो जाए, और जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, ठीक है, उसको मतलब ये बढ़ा देंगे। जो मैं यही बोल रही हूँ कि जो चार्ज वगैरह होता है, जैसे एयरटेल में और प्राइसेस बढ़ सकते हैं डाटा प्लान वगैरह के। एंड यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसेस है जिससे मतलब ऑक्शन किया जा रहा है, तो वो भी ऑन गोइंग प्रोसेस में चल रहा है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्वेश्चन किया था इस पर। विदाउट पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज इट हैज़ नाउ लेफ्ट दिस मैटर टू बी डिसाइडेड बाय द NCLT एंड दिस इशू हैज़ अराइजन इन द केस ऑफ आरकॉम वेयर द गवर्नमेंट इज अनलाइकली टू रिकवर इट्स ड्यू फ्रॉम द रेजोल्यूशन प्रोसेस एज इट रैंक्स लोअर देन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इन द इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बोला गया कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को पावर है कि वो क्या कर सकती हैं, जो लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के जो पार है, अप्रूव है, उसको ट्रांसफ़र कर सकती है, और यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। देन रिलीजिंग काफिल खान जो है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इनॉर्मसली वेलकम है, क्योंकि ऑफर्स अ टेम्पलेट टू कोर्ट्स व्हेन स्पेस फॉर डिसेंट नीड सेफगार्ड। तो इनको NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया था, और फिर क्या किया गया था, ये काफ़ी टाइम से जेल में ही थे,
और इनकी स्पीच को बोला गया था कि प्रोवोकेटिव स्पीच दी थी उन्होंने जब प्रोटेस्ट हुए थे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके अगेंस्ट में और एनआरसी के अगेंस्ट में। तो एएमयू, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से दिसंबर में इन्होंने दिए थे, तब से इनको अरेस्ट किया गया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि अगर स्पीच को हम बहुत ध्यान से अगर पढ़ें तो अ कॉल फॉर नेशनल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी एंड डिड नॉट मिरर एनी एफर्ट टू प्रमोट हेटर्ड और वायलेंस एंड द टू जजेस व्हेन डिस्क्राइब्ड डॉक्टर्स डिटेंशन अंडर एनएसए imposed 2 months after the speech was delivered as bad in law and based on selective reading and selective mention of few phrases from the speech ignoring its true intent। ठीक है, तो ये चीज़ बोला इन्होंने कि उनकी कोई भी मतलब स्पीच में ऐसा नहीं है कि जो हेटर्ड और वायलेंस को प्रमोट करे। और ये ही है कि जो ये ड्रैकोनियन लॉ है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेट के द्वारा मिसयूज़ भी किया जाता है। जो सिटीजन्स की राइट टू फ्री स्पीच है एंड डिसेंट है, ये राइट टू डिसेंट, तो उसको क्या करता है, वॉयलेट करता है। ठीक है, तो इसको देखना चाहिए। एक केदारनाथ सिंह 1962 का केस भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट है रूल दैट इंसाइटमेंट इन पब्लिक डिसऑर्डर और वायलेंस वाज की टू जजिंग अ speech as seditious। ठीक है, yet in recent times state authorities have frequently invoked the provision to criminalize free speech and clamp down on dissent with the judiciary, especially the lower courts, more than not giving the state। तो ये है। नेक्स्ट जो यहाँ पे है आर्टिकल फर्स्ट क्लास, तो ये बहुत सारे देशों में क्या हो रहा है, स्कूल रिज्यूम हो रहे हैं, मतलब स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया है बच्चों ने। एंड पुअर और लेकिन यहाँ पे ये है कि मतलब ये बोला गया है कि जो डिस्पाइट स्कूल्स अटेम्प्ट एट आउटरीच एंड सेक्रीफाइस मेड बाय फैमिलीज और जो डिजिटल ड्रिफ्ट है, ठीक है, पुअर हैव बीन डिप्राइव्ड। तो पुअर जो है वो डिप्राइव्ड ही है इवन इन सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क, मतलब हमारे भारत में ही नहीं, न्यूयॉर्क सिटी में भी क्या है, लोगों को डिजिटल जो कनेक्शन है, मतलब डिजिटल एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है यहाँ पे। तो ये इट ऑल्सो एंड्स एनेक्सिटीज़ अबाउट अ ज़ीरो एकेडमिक ईयर। ठीक है, तो ये ज़ीरो एकेडमिक ईयर नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से जैसे हमारे यहाँ भी कंट्री में जेई के जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट भी हो गए हैं, कुछ एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और स्कूल भी स्टार्ट होंगे। तो ये चीज़ बोला गया है कि यहाँ पे जो है टीचर्स डू नॉट हैव द फ्रीडम, है ना। सबसे मेन ये कि इंडिया में भी मतलब ठीक है लॉकडाउन का जो लेसन्स हैं वो हम सीख रहे हैं कि सोशली डिस्टेंस जो मेजर हैं उसको लेके हम क्लासेस स्कूल जो है शुरू कर दें। लेकिन ये चीज़ बोला गया है कि टीचर्स के पास फ्रीडम होनी चाहिए क्योंकि उनको पता है लोकल रियलिटीज़ क्या है, कहाँ पे कितना ज़्यादा सिचुएशन कैसी है, प्रॉब्लम्स कितनी हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिसीजन उन पे सौंप देना चाहिए। गवर्नमेंट्स टू टेक अ डिसीजन, अ पॉलिटिकल डिसीजन कंडीशंस बाय द फेयर ऑफ अपेयरिंग टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स चिल्ड्रन। तो उनको वेट करना पड़ता है टीचर्स को गवर्नमेंट के डिसीजन का। ये जो आर्टिकल्स हैं ये तो कोविड-19 के मतलब बाद और जो ट्रम्प के बाद और पोस्ट चाइना के बाद और पोस्ट जीएसटी के बाद और पोस्ट यूएस फेडरल रिजर्व इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी के बाद, मतलब यही चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। कोविड इकोनॉमिक पेन विल पास, वी नीड टू क्रिएट एंड्योरिंग चेंज फॉर फर्म्स एंड सिटीजन विद रिफॉर्म। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। यूनिटी ऑफ पर्पस जो है ये भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था आईटी कमेटी के अगेंस्ट, गोज अगेंस्ट पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज के, एक ये आर्टिकल है जो डिजिटल ओवर प्रॉमिस, और जो दूसरा आर्टिकल है हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन सेक्शन में। तो ये सबसे पहले जो डिजिटल ओवर प्रॉमिस है ये देख लेते हैं। पहले यही वाला आर्टिकल देख लेते हैं, व्हाट आर क्वेश्चन आवर्स इन जीरो आवर। ठीक है, तो इन व्यू ऑफ द पेंडेमिक एंड अ ट्रंकेटेड मॉनसून सेशन पार्लियामेंट हैज सेड नो टू क्वेश्चन आवर। तो अभी कोविड-19 की वजह से ये कहना है सरकार का कि अभी क्या होगा, ज़ीरो आवर रिस्ट्रिक्ट हो गया है बोथ हाउसेज से, एंड जो क्वेश्चन आवर्स है वो भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है अपोजिशन एमपीज़ ने, और वो ये मतलब उनका ये कहना है क्योंकि ये गवर्नमेंट पे राइट टू जो क्वेश्चन है ना, वो मतलब इससे हम नहीं कर पाएंगे। और लुक एट व्हाट हैपेंस, तो ज़ीरो आवर होता क्या है, क्वेश्चन आवर्स होता क्या है। तो सबसे पहले ये है कि क्वेश्चन आवर इज़ द लिवलीस्ट आवर इन पार्लियामेंट। इट इज़ ड्यूरिंग दिस 1 आवर दैट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चंस। मिनिस्टर से जो है पार्लियामेंटेरियन जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं जो मेंबर्स होते हैं, एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। ठीक है, तो जो भी उनकी फंक्शनिंग होती है उनकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड उसके बारे में वो क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। एंड क्वेश्चंस दैट एमपीज आस्क आर डिजाइन टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन एंड ट्रिगर सुटेबल एक्शन बाय मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो अभी मैं पहले मतलब बता देती हूँ यहाँ पे कि किस तरह के मतलब क्वेश्चन आवर की अगर हम बात करें तो जो 11 से 12 बजे तक का समय होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, क्वेश्चन आवर्स, मतलब उसको वहाँ पे डिस्कस किया जाता है। ठीक है, जो पहला सेशन मतलब स्टार्ट होता है सुबह पार्लियामेंट्री सेशन। अब इसमें होता क्या है कि बहुत मतलब
चार टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट होते हैं। एक जैसे होता है स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट क्वेश्चन मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं तारांकित प्रश्न, ठीक है। तारांकित प्रश्न इसे बोला जाता है, तारांकित प्रश्न। तो इसमें यह है कि ओरली, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं, तो मिनिस्टर्स ऐसे जो क्वेश्चंस का जो आंसर होता है वो ओरली यानी कि मौखिक रूप से देते हैं, ठीक है। जो भी मेंबर्स पूछ रहे हैं, एमएलएस पूछ रहे हैं, तो उनका ओरली देंगे। मतलब इसका आप स्टार्ट का याद रखना कि ऑन द फ्लोर, ठीक है, वहीं पे इसका आंसर दिया जाता है। दूसरा क्या होता है, अनस्टार्ड, ठीक है। अनस्टार्ड मतलब होता है अतारंकित। अतारंकित मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिटन फॉर्मेट में देते हैं, ठीक है। रिटन फॉर्म में देते हैं यानी कि लिखित रूप से वो देते हैं। और यहाँ पे जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन जो अभी मैंने स्टार्ट बताया था वहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि फॉलो अप्स भी ले सकता है कोई दूसरा आके जो मतलब एमएलए है, मेंबर है, ठीक है, पार्लियामेंट का जो सदस्य है, वो पूछ सकता है क्वेश्चन फॉलो अप। लेकिन यहाँ पे सप्लीमेंट्री जो अनुपूरक प्रश्न होते हैं वो नहीं पूछे जाते। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न। तो ये ऐसे क्वेश्चंस जो होता है कि वो कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो सकता है, जो करंट इंपॉर्टेंस का हो, ठीक है, जो करंट में चल रहा हो, तो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, तो वहाँ पे मतलब इंस्टेंटली वो क्वेश्चन पूछते हैं और इसका भी जो है ओरली आंसर वो देते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इसमें सप्लीमेंट्री आंसर भी पूछ सकते हैं। दूसरा ये होता है जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं उनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन, तो उन मेंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कैबिनेट के मेंबर्स नहीं होते, लेकिन वो किसी बिल या फिर किसी स्पेशल पर्पस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरे टाइप बता दिए हैं। अब यहाँ पे जो हमने इन्फॉर्मेशन नहीं जानी है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि ब्रॉडकास्टिंग जो क्वेश्चन आर है, since 1991 questionnaire has become one of the most visible aspects of parliamentary functioning and the first question asked of government was in 1893, ठीक है। पहली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था 1893 में पूछा गया था, और वो भी क्या था, बर्डन कास्ट ऑन विलेज शॉपकीपर्स हु हैड टू प्रोवाइड सप्लाईज टू टूरिंग गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब जीरो आर की बात करें, जीरो आर क्या है, तो जीरो आर क्या है, इंडियन पार्लियामेंट्री का एक इनोवेशन है, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड नहीं है जैसे कि क्वेश्चन आर है। ये क्या है, ये केवल एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी मेंशन नहीं है, बस ये इनोवेशन है। द कंसेप्ट ऑफ जीरो आर स्टेटेड ओरिजिनली इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जब एमपीज ने फेल्ट किया था कि कुछ और भी मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी और जो नेशनल इश्यूज़ हैं तो वो रह जाते हैं, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट था, तो जो वो 1 बजे लंच पे जाते हैं, तो उससे पहले मतलब जो टाइम था उनका, तो उन्होंने क्या कर लिया, रेज नेशनल इश्यूज विदाउट एन एडवांस नोटिस बिकेम अवेलेबल एट 12 PM एंड कुड लास्ट फॉर एन आवर अंटिल द हाउस एडजर्न फॉर लंच, ठीक है। तो तब ये क्वेश्चन आर होता है। अब ये चीज़ बोली जा रही है कि क्वेश्चन आर रेगुलेट कैसे होता है, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, तो वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आर्स क्या होता है, 2014 में राज्यसभा चेयरमैन जो थे हामिद अंसारी, तो इन्होंने 11 से 12 बजे तक का टाइम इसका रख दिया था, एंड द मूव वाज टू प्रिवेंट डिसरप्शन ऑफ क्वेश्चन आर्स। अब जो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन आर्स, तो ऐसे नहीं है कि कुछ भी मतलब आके पूछ लिया, ऐसा नहीं है। वहाँ पे गाइडलाइंस प्रॉपर प्रोवाइड की गई हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमपीज़ के द्वारा, ठीक है, एमपीज़ के द्वारा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके द्वारा। तो क्वेश्चंस हैव्स टू बी लिमिटेड टू 150 वर्ड्स, ठीक है। 152 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में वो क्या होने चाहिए, लिमिटेड होने चाहिए, एंड काफ़ी प्रिसाइज होने चाहिए, नॉट टू जनरल, एंड द क्वेश्चन शुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू एन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन शुड नॉट सीक इन्फॉर्मेशन अबाउट मैटर्स दैट आर सीक्रेट, ठीक है। जो हमारे मैटर सीक्रेट होंगे उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। और वो जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे दोनों हाउसेस के कि जो एमपी के द्वारा मतलब जो भी क्वेश्चन रेज किया गया है उसको एडमिट करना है, मतलब वो आंसरिंग है गवर्नमेंट उसके लिए या नहीं, ठीक है। तो हाउ फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आर हेल्ड, तो 1952 से जो है लोकसभा रूल्स प्रोवाइडेड फॉर क्वेश्चन आर्स टू बी हेल्ड एवरी डे, ठीक है, हर दिन होता था। एंड राज्यसभा ऑन द अदर हैंड हैड अ प्रोविजन फॉर क्वेश्चन आर फॉर 2 days a week, ठीक है। राज्यसभा में पहले हफ्ते में 2 बार होता था, लेकिन फिर 4 बार हुआ, और 1964 से क्वेश्चन आर वाज टेकिंग प्लेस इन राज्यसभा ऑन एवरी डे ऑफ द सीजन, ठीक है। तो अब हर सीजन में होता है, एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन आर ऑन द डे द प्रेसिडेंट एड्रेस एमपीज फ्रॉम बोथ हाउसेस इन द सेंट्रल हॉल। जब सेंट्रल हॉल में मतलब जो प्रेसिडेंट हैं तो वो दोनों हाउसेस को अगर एड्रेस कर रहे होते हैं बिगिनिंग में, जब न्यू पार्लियामेंट सेशन, जो न्यू लोकसभा जब उसकी बिगिनिंग होती है, तो तब केवल क्वेश्चन आर नहीं होता है ना, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द पार्लियामेंट
करंट ईयर, एंड क्वेश्चन आर इज़ नॉट शेड्यूल्ड इधर ऑफ द डे जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कब कब नहीं होता, एक तो जब प्रेसिडेंट अपना एड्रेस कर रहे हो दोनों हाउसेस को सेंट्रल हॉल से, दूसरा जब फाइनेंस मिनिस्टर अपने बजट की स्पीच दे रहे हो तब नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और 1500 क्वेश्चन जो है हैव बीन आस्क्ड इन द लोअर हाउस तब से। एंड हाउ डज पार्लियामेंट मैनेज गेट सो मैनी क्वेश्चन आंसर्ड, तो पार्लियामेंट जो है इसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री बनाई जाती है। ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री को मतलब क्या किया जाता है, 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि अभी कल भी परसों भी हुआ था, मतलब लास्ट सेशन जो हुआ था, परसों नहीं लास्ट सेशन में क्या था, ऑन थर्सडे द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, और लेबर और हाउसिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, सिविल एविएशन, तो इन सब मिनिस्ट्री को मतलब दिया गया था कि आज इनके चांस है और ये लोग क्या करेंगे, अपने जो आंसर है वो देंगे, ठीक है, जो भी MPs जो है पूछ रहे हैं। और MPs कैन स्पेसिफाई वेदर दे वांट एन ओरल और रिटन रिस्पॉन्स दैट देयर क्वेश्चंस दे कैन पुट इन, मतलब क्वेश्चन मार्क वो लगा सकते हैं ना, जो मैंने बताया कि वो उसको ऑन द फ्लोर पे ही देना होगा, उसको स्टार्ट क्वेश्चन बोलते हैं। और जो मतलब जिसको रिटन फॉर्मेट में देना होता है आंसर, उसको क्या बोलते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन। बाकी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी बता दिए। और इसके अलावा क्या है, 15 days इन एडवांस सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर मिनिस्टर्स फॉर क्वेश्चन आवर्स, ठीक है। तो वो शार्प फॉलोअप क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहते हैं कि कोई भी मिनिस्टर कुछ आके पूछ दे। तो यही चीज़ इसमें पूरे आर्टिकल में बताई गई है। एंड सबसे ज़्यादा जो था अभी 47 के सालों में कि 20 क्वेश्चन जो थे स्टार्ट क्वेश्चन वर आंसर्ड इन लोकसभा, ठीक है। 20 स्टार्ट क्वेश्चन के मतलब 20 आंसर भी उसी टाइम दे दिए गए थे, मतलब ओरली दे दिए गए थे उसी टाइम पे, ठीक है। अब सबसे पहले ऐसा हुआ था कि जो पार्लियामेंट रिकॉर्ड्स हैं वो शो करते हैं कि हैव देयर बीन प्रीवियस सेशन विदाउट क्वेश्चन आवर्स। तो जब 1962 में हमारा चाइनीज़ के साथ युद्ध हुआ था, चाइना के साथ चाइनीज़ एग्रेशन, तो उस टाइम पे जो विंटर सेशन था, ठीक है, तो वो मतलब लेट स्टार्ट हुआ था। सिटिंग ऑफ आवर्स स्टार्टेड, हाउस स्टार्टेड एट 12 PM। तो उसके बाद थोड़े जो क्वेश्चंस थे उसको क्या कर दिया गया था, लिमिटेड कर दिया गया था, ठीक है। तो अभी बस आज के लिए बस इतना ही, और जो भी आर्टिकल वो रह जाता है तो आई विल डिस्कस इट लेटर, जो भी दूसरे वीडियो होंगे मैं उसमें उसको अपलोड कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।